हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट एंड मेजरमेंट का एक और लेक्चर। और हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, एसआई यूनिट, सीजीएस, ईटीसी। और उसके बाद हमने देखे थे फंडामेंटल यूनिट्स किसको बोलते हैं, और फंडामेंटल यूनिट्स कितने थे? 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे। उसके बाद हमने देखे थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंथ, स्मॉल लेंथ, लार्ज लेंथ के लिए अलग अलग फार्मूला। आज देखेंगे हम कि स्मॉल एरिया एंड लार्ज एरिया कैसे मेजर करते हैं, स्मॉल एरिया और लार्ज एरिया कैसे मेजर करते हैं, और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफ़ी यूज़फुल है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो चीज़ काफ़ी यूज़फुल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग एरिया। यूनिट ऑफ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग एरिया। तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला तो बर्न, सबसे छोटा वाला बर्न। एरिया का सबसे छोटा एरिया, जो सबसे छोटा कोई भी हम यूनिट यूज करते हैं एरिया के लिए, वो है सबसे छोटा बर्न। और वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एटम। क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एटम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एटम। और ये होता है 1 बर्न इक्वल 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। 1 बर्न इक्वल टू 10⁻28 मीटर स्क्वायर। काफी छोटा यूनिट है, काफी छोटा यूनिट है एरिया का, काफी छोटा यूनिट है एरिया का। देखो 10⁻28 काफी स्मॉल है। जैसे हम इलेक्ट्रॉन का मास यूज करते हैं, मेजर किया था हमने 9.1 इंटू 10⁻31 सबसे कम किसी का मास हो तो हमने जो ह्यूमन बीइंग ने जो भी मेजर किया वो इलेक्ट्रॉन का मास है। और सबसे लार्ज हमारे गैलेक्सी का 10⁻25, सॉरी यूनिवर्स का 10⁻55। क्या होता है? 10⁻55 हमारे होल यूनिवर्स का मास हमने ऐसे एज्यूम किया है। और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 माइनस सबसे छोटा यूनिट जो मेजर किया हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं एकड़। क्या बात करते हैं? एकड़। तो एकड़ तो हम बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा यूनिट है। जिसके पास ज़मीन है वो बताते हैं कि आपके पास कितना बीघा, कितने एकड़, कितने हेक्टर ज़मीन है, मतलब कितने बीघा, कितने एकड़ या कितने हेक्टर ज़मीन है। तो सब वो ज़मीन किस में हम यूज़ करते हैं, कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? ये वाला एरिया मेजर करने के लिए, ज़मीन का एरिया मेजर करने के लिए। आप लोगों के घर में कोई भी किसान है तो आप लोगों को पता होगा कि आपकी ज़मीन कितने हेक्टर है या कितना एकड़ है। ठीक है, तो 1 एकड़ इक्वल टू 1 एकड़ होता है लार्ज यूनिट। लार्ज यूनिट ऑफ एरिया। ठीक है, और 1 एकड़ होता है ये चीज याद रखना, प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफी यूजफुल है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफी यूजफुल है। ठीक है, 1 एकड़ इक्वल टू 4047 मीटर स्क्वायर। उसके बाद सबसे बड़ा यूनिट है हेक्टर। आप लोगों के घर पे जो जमीन है या प्लॉट है, प्लॉट तो काफ़ी मीटर स्क्वायर में होगा तो या स्क्वायर फुट में मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास अगर खेती की कोई ज़मीन है कृषि के रिगार्डिंग, तो आपके जो 7 बार और 8 गुजरात में उसको बोलते हैं 7 बार और 8 कि जो उसको बोलते हैं उतारा, गुजराती में क्या बोलते हैं? उतारा। उसमें आपकी ज़मीन है तो आपके ज़मीन पे नाम क्या है और उस पर लास्ट में लिखा होता है आपकी ज़मीन का एरिया कितना है, आपकी ज़मीन का एरिया कितना हो, और वो एरिया लिखा होगा हेक्टर में। मतलब सपोज आपके पास आधा हेक्टर है, 1 हेक्टर है,
2 हेक्टर है, 5 हेक्टर है, कितनी आपके पास ज़मीन है। उसके लिए हमको ऑनलाइन पोर्टल पे भी मिल जाता है कि आपके पास ज़मीन है, तो अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको 7 बार और 8 नाम से जाना जाता है गुजरात में। ठीक है, तो मेनली हम ज़मीन को किस में मेज़र करते हैं? हेक्टर में। किस में मेज़र करते हैं? हेक्टर में। अगर बड़ी ज़मीन हो तो हेक्टर में, अगर छोटी ज़मीन और प्लॉट हो तो मीटर स्क्वायर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 1 हेक्टर इक्वल टू होता है 10 टू पावर लार्ज यूनिट ऑफ एरिया, लार्ज यूनिट ऑफ एरिया। और 1 हेक्टर होता है 10 टू पावर 4 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टर। काफ़ी लोगों को दिक्कत रहती है, अगर आप बड़े होंगे, आपके पास ज़मीन जायदाद है, तो आपको गांव में शायद आप लोग कुछ रहे हो ना रहे हो, तो गांव में सबको पता होता है, या आपके पिताजी है उनको भी पता रहता है कि भाई आपके 1 हेक्टर इक्वल टू कितने एरिया होता है, एक एकड़ इक्वल टू कितना एरिया होता है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में, हम रियल लाइफ में इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। अगर जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, उनको भी पता होता है कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि उन्होंने आगे वाले नेक्स्ट जनरेशन के जो लोग थे उन्होंने सिखाया होगा। ठीक है, तो 1 हेक्टर इक्वल टू क्या होता है? 10 टू पावर 4 मीटर का स्क्वायर, 4 मीटर का स्क्वायर। ये वाला सब प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग एरिया, ये सारे के सारे क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग एरिया। बाहर में क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एटम। इसके बाद एकड़ लार्ज यूनिट और हेक्टर भी लार्ज। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं मेजरिंग लार्ज मासिस। अब मासिस के जो भी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, हमको पता है केजी में, भाई सब्जी लेने जाते हो तो केजी में मांगते हो ना, लेकिन अगर बड़ी बड़ी ज़्यादा मासिस है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा मासिस है, तो आप क्या करोगे? आपके पास काफ़ी ज़्यादा मासिस है तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए आपको दूसरे यूनिट चाहिए प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मासिस। या लार्ज मासिस ले लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 टन, और इसको मैट्रिक टन भी बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि 1 टन गेहूँ, 2 टन गेहूँ, 3 टन गेहूँ, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जब भी कोई मास इसको मेज़र करते हैं तो वो टन में मेज़र करते हैं। किसमें? टन में। यानी कि 1 टन और 1 मैट्रिक टन दोनों एक ही है, काफ़ी स्मॉल डिफरेंस है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट इक्वल मान के चलेंगे, क्योंकि मैट्रिक टन अमेरिका का यूनिट है, इसके लिए काफ़ी थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा, लेकिन हम दोनों को इक्वल मान के चलेंगे। तो 1 टन इक्वल टू 1000 के जी क्या होता है? क्या होता है? 1 टन इक्वल टू 1000 के जी। क्या होता है? 1000 के जी। याद रख लो 1000 के जी होता है, और मैट्रिक टन होता है 998 समथिंग होता है कुछ। तो हम अप्रोक्सीमेट मान के चलेंगे 1000 के जी। 1 टन इक्वल टू 1000 के जी। उसके बाद हम देखते हैं क्विंटल। क्या होता है उसके बाद? क्विंटल। तो क्विंटल एक बहुत बड़े मास का यूनिट होता है, और बोलते हैं 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल। आप लोग कभी मार्केट में, एपीएमसी मार्केट में गए हो, आप में से कुछ गए हो या आपके घर में से कुछ गए हो, तो आपको इसमें लिखा होता है, मतलब आपने कुछ बेचा, सपोज आपने कुछ बेचा किसी व्यापारी को, खरीदार को बेचा। और एपीएमसी क्या होती है? हमारे गुजरात में जहाँ पे भी फार्मर्स है,
अपनी प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, वहाँ उसको बोलते हैं हम एपीएमसी। क्या बोलते हैं? एपीएमसी। तो वहाँ पे जो बिल बनता है लास्ट में, तो वो क्विंटल में लिखा होता है, या क्विंटल में लिखा होता है, या तो टन में। काफ़ी ज़्यादा हो तो टन में, लेकिन कम हो तो वो क्विंटल में लिखा होता है। किसमें? कितना क्विंटल आपका माल हुआ और कितने क्विंटल आपने बेचा। ठीक है। हम मन भी बोलते हैं, मन यानी कि 20 किलो को क्या बोलते हैं? मन, जो हम यूज़ करते हैं। लेकिन वो लोग किसमें यूज़ करते हैं? क्विंटल में। तो क्विंटल होता है 100 kg को 100 kg इक्वल टू 1 क्विंटल। क्या हो जाएगा? 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg इक्वल टू 1 क्विंटल। ओके। उसके बाद स्लग, तीसरा स्लग, तीसरा है स्लग, और वो होता है 14.57 kg। 14.57 kg। उसके बाद हम बात करते हैं पाउंड, 4 पाउंड। पाउंड, ओके। और पाउंड होता है 0.4536, 0.4536 kg। ओके। तो 1 टन हो गया 1000 kg, 1 क्विंटल हो गया 100 kg, स्लग हो गया 14.57 kg, और 1 पाउंड इक्वल टू 45 इंटू 36 kg। ठीक है। 1 पाउंड इक्वल टू 1 kg से काफ़ी कम है। 1 पाउंड 1 kg से काफ़ी कम है। ठीक है। और उसके बाद 1 चंद्रशेखर यूनिट, 5 वाला, वन चंद्रशेखर यूनिट। और ये प्रैक्टिकल सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, 1.4 टाइम मास ऑफ सन। ओके। सबसे लार्जेस्ट यूनिट है जो हमने मेजर की है मास में। तो मास को मेजर करने के लिए सबसे लार्जेस्ट यूनिट हम क्या करेंगे? चंद्रशेखर यूनिट। और वो होता है 1.4 टाइम ऑफ मास ऑफ सन। अगर सन से भी 1.4 टाइम मास ज़्यादा, उसको बोलते हैं 1 चंद्रशेखर यूनिट। और इसका यूज़ ब्लैक होल के लिए यूज़ किया हमने। ब्लैक होल, उन्होंने बताया था कि अगर किसी भी स्टार का मास सन के मास से 1.4 से ज़्यादा हो जाए, तो वो अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी घुमाने लगता है। क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लूज करेगा, और फिर क्या होता जाएगा? अपने आप में स्क्वीज होता जाएगा, स्क्वीज होता जाएगा, और वो ब्लैक होल बन जाएगा या न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्लैक होल बन जाएगा या न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। अगर वो ऐसे फैल गया तो क्या बनेगा? वो ब्लैक होल। अगर वो स्क्वीज हो गया तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। ठीक है। तो ये वाला 1 चंद्रशेखर यूनिट इक्वल टू 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। तो ये वाले सब प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लार्ज मासेस के थे, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लार्ज मासेस के थे। अब बात करते हैं स्मॉल मासेस की। बात करते हैं स्मॉल मासेस की। तो स्मॉल मासेस में एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, सबसे छोटा स्मॉल मासेस। बात करते हैं स्मॉल मासेस। बात करते हैं स्मॉल मासेस, तो वो होता है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। आप लोग 12th में जब पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजिक्स, 12th में जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे, तब इसका काफ़ी यूज़ होता है। इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, एटॉमिक मास यूनिट। तो हम यहाँ से ही बता देते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है। तो हम कार्बन 12(6), जो कार्बन 12(6) का जो मास है, टोटल मास, उसको 12 से डिवाइड कर दें। अगर कार्बन 12(6) का जो मास है उसको हम 12 से डिवाइड कर दें, तो जो मास आएगा, यानी कि वो आता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और इसी को हम कंसिडर करते हैं 1 AMU। क्या कंसिडर करते हैं?
1 mu इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो कार्बन 612 का जो भी मास है उसका डिवाइड बाय 12 करेंगे, जो भी हमको मास मिलेगा उसको हम कंसिडर करते हैं 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और यही मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, यही मास हम कंसिडर करते हैं प्रोटॉन ऑफ न्यूट्रॉन का। तो यही मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, दोनों का मास 1.6 इंटू 10⁻27 kg कंसिडर करके हम चल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, तो सबसे पहले बात करें तो सोलर डे। ये चीज तो हम सबको पता है कि सोलर डे क्या है। तो अर्थ का जो रोटेशन होता है, अर्थ जो अपने एक्सिस पे जो रोटेशन में जो टाइम लगाता है वही तो क्या बोलते हैं सोलर डे। हम 24 घंटे मान के चल रहे हैं, क्या मान के चलते हैं 24 घंटे, बरोबर। सोलर डे क्या होता है 24 घंटे का होता है हमारा। तो अर्थ अपना कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है 24 आवर में। कब कंप्लीट करते हैं 24 आवर में, उसी को हम कंसिडर करते हैं सोलर डे, ओके। लेकिन एक्चुअली उसका होता है 23.57, क्या होता है एक्चुअली 23.57 आवर, ठीक है। अब देखते हैं, हम बात करते हैं सोलर ईयर। सोलर, तो सोलर ईयर हम सबको पता है कि कितने दिन का होता है 365, कितने दिन का होता है 365, लेकिन एक्चुअली होता है 365.25 डेज का। कितना होता है 365.25 डेज का, ओके। तो सोलर डे हमारा 23.56 आवर, और सोलर ईयर क्या होता है 365.25 डे, ओके। अब बात करते हैं लोनार मंथ। आप लोग, काफ़ी लोगों को पता होगा कि हमारे गुजराती कैलेंडर में मतलब हम तिथि वार, आप वो तिथि मतलब एकम दूज तीज चौथ पाँचम छठ सातम आठम नवम, डिफरेंट डिफरेंट तिथि को मानते हैं, ठीक है। और वो आप लोगों को पता होगा गुजराती कैलेंडर में एक तिथि बढ़ भी जाती है, एक तिथि कम भी हो जाती है। क्या होती है, एक तिथि बढ़ भी जाती है कभी कभी, एक तिथि कम भी हो जाती है महीने के हिसाब से। तो ऐसा क्यों है, मैं बचपन में था तो तब भी सोचता था कि भाई ऐसा क्यों है। एस्ट्रोनॉमर या जो हमारे एस्ट्रोलॉजर है या एस्ट्रोनॉमिकल वाले हैं वो एकदम एक्यूरेट चंद्र की पोजीशन दिखा देते हैं, मून की पोजीशन एक्यूरेट, और लोनार एक्लिप्स और वो सब हमको एक्यूरेट टाइम मेजर करके देते हैं। लेकिन वे लोग तिथि को बढ़ाते क्यों और तिथि को घटाते क्यों, ये हम मुझे समझ में नहीं आता था। फिर इसके बाद मैंने पढ़ा, तब जब पता चला कि इसकी वजह क्या है, लोनार मंथ। क्या होता है लोनार मंथ, ओके। देखते हैं तो लोनार मंथ क्या होता है, कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ मून ऑन एक्सिस, बरोबर। कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ मून ऑन एक्सिस। और ये कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने दिन में कवर करता है, ये 27.3 डे में। और वन लोनार मंथ होता है 27.3 डेज में।
अब हमको पता है कि हमारा महीना 30 दिन में होता है और ये चंद्र का महीना यानी कि मून का महीना 27.3 डेज में हो जाता है। हमारा महीना 30 दिन का मान के चल रहे हैं, कोई फरवरी 28 डेज का है, बाकी के 31 या 30 एवरेज मान के चले तो 30, लेकिन यहाँ पे होता क्या 27.3 डेज का है। अब इसको उस वाले जो इंग्लिश मंथ है जनवरी फरवरी उसके साथ मैच तो कराना है हमको, तो हम क्या करते हैं एक तिथि को बढ़ा दी, एक तिथि को घटा दिया, एक तिथि को बढ़ा दिया, इस तरह से करके हमने क्या मैच करते हैं, अब 30 डेज को मैच करते हैं। यानी कि चंद्र यानी कि मून अपने ऑन एक्सिस पे रोटेट में कितना टाइम लगाता है 27 सॉरी ऑन एक्सिस के लिए नहीं, लेकिन कंप्लीट रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, सॉरी कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड घूमने के लिए वो कितने दिन लगाता है 27.3 डे, ठीक है। और अर्थ सन के अराउंड कितने लगा 30 कितने लगाती है, तो वो लगाता है 365.25 डेज। तो ये वाला लूनर मंथ हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूनर मंथ के बाद लीप ईयर, लीप ईयर हम सबको पता है कि लीप ईयर 4 साल में आता है। हम सबको पता है कि लीप ईयर कितने साल में आता है 4 साल में आता है। और इसमें फरवरी क्या होता है 29 डेज का होता है। क्या होता है फरवरी 29 डेज का, ठीक है। ये सब टाइम को एडजस्ट करने के लिए हमने लीप ईयर बना दिया, ये सारे टाइम को मेजर करने के लिए हमने लीप ईयर बना दिया। और अब देखना है कि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लार्ज मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस देखते हैं। डायरेक्ट मेथड तो हमारे पास है 1 ईयर कैलिपर्स वो सब, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। ओके, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। अब देखो पहला वाला ट्रायंगुलर मेथड यूज करते हैं हम। ट्रायंगुलर मेथड, और ये वाले ट्रायंगुलर मेथड में हम सिर्फ एक्सेसिबल डिस्टेंस को मेजर करते हैं या एक्सेसिबल हाइट को मेजर कर सकते हैं। किसको एक्सेसिबल यानी कि हम पहुंच सकते हैं उस तरह की एक्सेसिबल हाइट या डिस्टेंस को मेजर करते हैं। सपोज ये वाला कोई ट्री है, क्या है, और हमको इसकी हाइट मेजर करनी है, हमको इसकी हाइट मेजर करनी है। तो हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, इसकी हाइट मेजर करनी है। तो हमको ये डिस्टेंस तो हम मेजर कर लेंगे, सपोज इस डिस्टेंस को मानेंगे x, ये वाला डिस्टेंस तो हम मेजर कर लेंगे। अब यहाँ से हम यहाँ देखा एक एंगल बनाया, इसकी टोच को देखा, इसकी हमने टोच को देखा, और इसने बनाया थीटा एंगल थीटा। ओके, इसकी टोच को देखा और हमने यहाँ पे खड़े खड़े ऐसे कुछ देखा इसके इस वाले टोच को, और हम ये वाला x डिस्टेंस है और हमने एंगल बनाया थीटा। अब इसकी हाइट क्या है h। तो अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो टेन थीटा ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा इसकी हाइट। तो ले लेते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, तो टेन थीटा हो जाएगा
एच अपन एक्स, और एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टेन थीटा। तो ये वाला इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, लेकिन ये एक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल के लिए कुछ अलग हो जाएगा, इनएक्सेसिबल के लिए कुछ अलग होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलो।